अरविंद जी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद हमसे बात करने का। थैंक यू। इलेक्शंस जो हैं करीब करीब ख़त्म ही हो चुके हैं, सिर्फ 2 फेज़ बचे हुए हैं। और आपको सुप्रीम कोर्ट से रिहाई मिली है कैंपेन करने के लिए। तो क्या आपके आने से क्या असर पड़ा है ग्राउंड में आपकी पार्टी के लिए और दूसरी पार्टियों को? देखिए, एक तो इन्होंने जो गिरफ्तार किया मुझे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, उसका बहुत इनको बैकलैश हुआ। इन्होंने सोचा था कि मेरे जाने से हमारे कैंपेन पे असर पड़ेगा, हमारी पार्टी बिखर जाएगी, एमएलए टूट जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। इसका बिल्कुल ही उल्टा असर हुआ। हमारे पार्टी के लेवल पे पार्टी और ज़्यादा संगठित हो गई, हमारी लीडरशिप और ज़्यादा एक फैमिली की तरह हो गई। हमारे कार्यकर्ता ने जोश आ गया कि हमारा नेता अंदर है तो हमें और डबल मेहनत से काम करना है। और जनता में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा हुआ कि यार शरीफ सा आदमी है, इसको भी पकड़ के इन्होंने जेल में डाल दिया। तो अब जो हर जगह वर्ड सुन रहे हैं कि तानाशाही तानाशाही तानाशाही, और लोग कह रहे हैं तानाशाही के खिलाफ हमें वोट देना है, तो वो एक सेंटिमेंट बहुत ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं बाहर भी आ जाऊंगा बीच में। ऊपर वाले का चमत्कार हुआ, मैं बाहर भी आ गया। इससे और ज़्यादा लोगों के अंदर एनर्जी आई है। लोगों की आंखों में पानी है। जब मैं जाता हूँ कैंपेन करने के लिए, उनकी आंखें नम मिलती हैं मुझे देख के। तो इस सब का इन्हें बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो दिल्ली की बात कर लेते हैं। 7 सीट हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का रिजल्ट निकलेगा? मेरे को जो लगता है लोगों के रिस्पॉन्स से कि सातों की सातों सीट इंडिया गठबंधन को जीतनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। आपको पक्का लगता है? क्योंकि जो विनिंग मार्जिन पिछली बार जो था वो काफ़ी बड़े बड़े मार्जिन से जीते थे हाँ, बीजेपी पर वो मार्जिन्स तो उलट पलट होते रहते हैं जी। तो इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ कि शायद विधानसभा चुनाव में जिस तरह की हमें सफलता मिलती है, एक बार 67 सीट आई और एक बार 62 सीट आई, इस वक्त ऐसी वेव चल रही है पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को लेके और इंडिया गठबंधन को लेके, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर हमारे वो वाले रिकॉर्ड भी टूट जाएं। जब आप पॉलिटिक्स में जब आए थे तो आपने कई बयान दिए थे। आपने कहा था कि किसी भी ऑफिशियल को अगर उनके खिलाफ कोई सीरियस आरोप होते हैं उनके खिलाफ तो उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन अब आप पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं जो जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं अभी, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये कैसे आप रिजॉल्व करते हैं? मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो पद का लालची हूँ। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो पद से चिपकता हूँ। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से खुद ब खुद त्याग पत्र देके मैंने दिल्ली की झुग्गियों में 10 साल काम किया। उसके बाद जब मैं मुख्यमंत्री बना 49 दिन के बाद, किसी ने मांगा नहीं था इस्तीफा मेरे से, मैंने 49 दिन के बाद अपने असूलों पे इस्तीफा दे दिया। एक तरह से सीएम की कुर्सी को लात मार दी। कोई अपना चपरासी की नौकरी भी नहीं छोड़ता। इस बार मैंने जानबूझ के इस्तीफा नहीं दिया, ये मेरे संघर्ष का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी को एक बार 67 सीट मिली, एक बार 62 सीट मिली, 55% से ज़्यादा वोट शेयर मिला। तो मोदी जी ने देख लिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव में तो नहीं हरा सकते, तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब वो चाहते हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी इसलिए किया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा गिरफ्तारी के बाद और मेरी सरकार गिर जाएगी। अब मैं उनकी कॉन्स्पिरेसी को सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। अगर मैं इस्तीफा दे देता हूं, ये पूरा का पूरा केस फर्जी केस है। अगर मैंने एक नया पैसा कमाया होता और मैं भ्रष्टाचार के आरोप में अंदर जाता, मैं अंदर से ही बहुत कमज़ोर होता गिरफ्तारी के बाद, और हो सकता है मैं बीजेपी में ही चला जाता। बीजेपी में चला जाता तो मेरे सारे खून माफ़ हो जाते। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की होती, मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है, ज़बरदस्ती मेरे को जेल में डाल रखा है। 2 मिनट में इस पे लूँगा कि इन्होंने जो पूरा शराब घोटाला किया बना रखा है, जिसमें सत्येंद्र जैन को भी अंदर कर दिया, मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया, संजय सिंह को भी अंदर कर दिया, मेरे को भी अंदर कर दिया। अब कह रहे हैं सतीश को भी अंदर करेंगे। मतलब नौटंकी बन मचा रखी है इन्होंने। ये कह रहे हैं 100 करोड़ का घोटाला है, और अब पिछले हफ्ते से कह रहे हैं 1100 करोड़ का घोटाला है। कहाँ गया वो पैसा? एक नया पैसा मिला? कोई कैश की रिकवरी हुई, कोई ज्वेलरी की रिकवरी हुई, कोई प्रॉपर्टी मिली? वो पैसा गया कहाँ?
या तो वो पैसा कहीं पड़ा होगा या खर्च किया होगा, हमने दोनों का कोई सबूत नहीं है इनके पास। जबरदस्ती का एक केस बनाया है जिसके जरिए उन्होंने हमें गिरफ्तार किया है। तो अब ये अगर मैंने गिरफ्तार होकर इस्तीफा दे दिया, ये देश के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देगा, फिर तो ये क्या करेंगे, ममता बनर्जी को कल गिरफ्तार कर लेंगे और कहेंगे इस्तीफा दे दो, उसको, उसकी सरकार गिर गई। स्टालिन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, कहेंगे इस्तीफा दे दो। पिनराई विजयन साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, जहां बीजेपी चुनाव हारेगी वहां के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लो, वो इस्तीफा दे देगा, सरकार गिरा देंगे जी। ये तो जनतंत्र के लिए बेहद खतरनाक बात है। आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। एलजी वीके सक्सेना जी ने कहा है कि मैं जेल से सरकार नहीं चलने दूंगा, तो इस पे आपकी प्रतिक्रिया? एक्चुअली वो जो मर्जी कहें, लेकिन कानून और संविधान तो अपनी जगह है ना। सरकारें तो कानून और संविधान से चलेंगी। तो कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो एमएलए का चुनाव नहीं लड़ सकता। मेरे को तो कोई सज़ा ही नहीं हुई है, मेरे को तो कोई किसी कोर्ट ने दोषी नहीं माना, तो मैं एमएलए बन सकता हूँ कानून में। एमएलए बन के मैं मंत्री भी बन सकता हूँ जेल में रहते हुए, मंत्री बन के मैं मुख्यमंत्री भी बन सकता हूँ जेल में रहते हुए। और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल हुई कि केजरीवाल को हटाओ, तो कोर्ट ने कहा भाई हमारे पास कोई पावर नहीं है इनको हटाने की। तो अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ और जेल में हूँ तो कोर्ट को सुविधाएं तो मुझे देनी पड़ेंगी मुख्यमंत्री के दायित्व को पूरा करने के लिए। एक सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है आपके परिवार से जुड़ा हुआ। जब आप जेल में थे तो सुनीता जी ने बहुत जोर शोर से कैंपेनिंग की। अब आपको क्या लगता है कि आगे जाकर वो पॉलिटिक्स में और भी काम करेंगी इसी तरह से? देखिए, सुनीता ने मेरे को हर कदम पे मेरे जीवन में साथ दिया है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे उनके जैसा पार्टनर मिला। मेरे जैसा सन की आदमी, उसको बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। मुझे याद है मैं सन 2000 में छुट्टी लेके और फिर बाद में मैंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और दिल्ली की झुग्गियों में जाके मैं काम करने लगा। उस टाइम कोई दूर दूर तक नहीं सोच सकता था मुख्यमंत्री बनूंगा, पार्टी बनाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा। बस पागलपन था। दिल्ली की झुग्गियों में 10 साल मैंने काम किया। उस वक्त भी उन्होंने साथ दिया। वो मैं सोचता हूँ तो कि उनके ऊपर क्या गुजरी होगी उस वक्त की। हस्बैंड जो है इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के और झुग्गियों के अंदर मारा मारा फिरता रहता है। अब जब ये समय आया जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने एक तरह से मेरे और दिल्ली की जनता के बीच में ब्रिज का काम किया। तो मैं उनको बताता था, वो यहाँ बाहर आके संदेश दे देती थी, बाहर क्या चल रहा है आके मुझे बताती थी। तो एक टेम्पोरेरी वो था। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का। तो भविष्य में वो कोई चुनाव वगैरह लड़ेंगी ऐसा नहीं नजर। लेकिन जून 2 के बाद जब आप वापस आपको तिहाड़ जाना पड़ेगा तब वो फिर भी आपकी संभालेंगी आपकी? मैं समझता हूँ हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाके मुख्यमंत्री का दायित्व पूरा करने के लिए मुझे फैसिलिटीज़ दी जाएं, इसका हम कोर्ट से गुहार करेंगे। ठीक है। एक और थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। देखिए, जेल कोई नहीं जाना चाहता, और अगर पहले से ही मालूम हो कि मुझे जेल जाना है तो मानसिक तनाव और बढ़ जाता है। आप अभी मेरे साथ बात कर रहे हैं, व्यस्त रहते हैं, तब उसके बारे में नहीं सोचते, लेकिन जब आप अकेले में होते हैं, परिवार के साथ होते हैं, तो ज़रूर ये माइंड में आता रहता होगा। तो उस टाइम आपकी क्या मानसिक स्थिति रहती है जब आप सोचते हैं कि मुझे वापस जाना है? जब मैं जेल में था तब का मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने जेल में मुझे इमोशनली और साइकोलॉजिकली तोड़ने की पूरी कोशिश की। तरह तरह से इन्होंने ह्यूमिलेट किया, इन्होंने आइसोलेट किया। ह्यूमिलेट कैसे किया? जैसे एक तो 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयाँ बंद कर दी, इंसुलिन नहीं दिया। मैं शुगर का मरीज हूँ और 10 साल से मैं इंसुलिन ले रहा हूँ। तो मेरी शुगर 300 350 पहुँच गई। मैं गिड़गिड़ाता रहा इनके सामने कि मुझे शुगर दे दो, मेरा लीवर किडनी ख़राब हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। फिर बाहर जब बहुत शोर शराबा हुआ तब इन्होंने शुरू किया। जेल मैनुअल में लिखा है कि अगर कैदी का बिहेवियर ठीक है, जो कि मेरा था, तो मुलाकात जो है वो
रूम के अंदर 1-to-1 फेस टू फेस मुलाकात करवाई जा सकती है। तो भगवंत मान साहब मेरे से मिलने के लिए आए। उनके सरकार ने, पंजाब सरकार ने यहाँ लिखा भाई सीएम पंजाब आ रहे हैं, सीएम दिल्ली से मिलने के लिए, इनको रूल नंबर सो एंड सो में कमरे में मुलाकात करा दें। उन्होंने नहीं कराई। वो जो देख जेल की जाली के उस तरफ वो थे और इस तरफ मैं था। जबकि अभी तक जितने पॉलिटिशियंस जेल गए हैं तिहाड़ में, सबकी मुलाकातें कमरे में करवाई गई 1-to-1, केवल मेरे को नहीं करवाया। तो क्या था, इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए। मेरी वाइफ आती थी, हमको भी जेल के इस तरफ मुलाकात कराते थे। एक दिन मेरी वाइफ को आना था, उन्होंने ईमेल डाल के टाइम मांगा मिलने का, मेरी वाइफ को मीटिंग के लिए मना कर दिया, जबकि कानून में शी वॉज एंटाइटल्ड टू मीट मी। हफ्ते में 2 मीटिंग अलाउड होती हैं, उनको मना कर दिया। फिर सुबह सुबह संजय सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उधर से फ़ोन आया कि अच्छा आ जाओ। उधर मेरे चेम्बर में, मेरे सेल में जहाँ पे मेरे को गिरफ्तार किया था, 2 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। 24 घंटे वो दोनों सीसीटीवी कैमरों की फीड जो है वो 13 ऑफिसर्स के पास जाती थी, और वो 13 ऑफिसर्स 24 घंटे मेरे को मॉनिटर करते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसकी फीड पीएमओ में जाती थी। पीएमओ में कोई बैठा था जो कि मॉनिटर कर रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। जी, आपको नहीं पता ये आप कि सच में जाती थी? वहाँ ही बताया लोगों ने। अच्छा। वहीं पे उन्होंने बताया। आप ये सोच के देखिए कि अगर आपको 24 घंटे हर मूवमेंट आपका अगर मॉनिटर किया जाए, आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आप रिलैक्स्ड भी तो होते हैं ना जब आदमी। तो मेरे लिए कोई भी ऐसा पल नहीं था जिसमें मैं रिलैक्स और तो 24 घंटे मेरी मॉनिटरिंग होती थी। कितने बजे उठा, रात को कितने बजे बाथरूम गया, कितने बजे टॉयलेट गया, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन सा चैनल देख रहा है, टीवी चैनल, सब कुछ, क्या पढ़ रहा है, क्या, एवरीथिंग वाज बीइंग मॉनिटर्ड। जो सिक्योरिटी गार्ड मेरे थे, उन्होंने एक दो ने मुझे बताया कि हमें बुला बुला के पूछते हैं, रो तो नहीं रहे थे, डिप्रेशन में तो नहीं थे। तो उनका मकसद क्या था? मुझे तोड़ना चाहते थे। लेकिन मैंने इस 1 महीने का पूरा सदुपयोग किया। 2 बार मैंने गीता पढ़ी पूरी की पूरी, और मुझे बहुत आनंद आया। मैं बता नहीं सकता आपको, पूरा नज़रिया बदल गया। रामायण पढ़ी मैंने, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी, 3-4 किताबें मैंने पॉलिटिकल हिस्ट्री पे पढ़ी देश की। मुझे उतनी कोई टेंशन नहीं है। अगर दोबारा जाना होगा जाएंगे। मैं ये देख रहा था कि भगत सिंह कितने, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देता था, वो स्ट्रेंथ देता था हमारी आज़ादी की लड़ाई की। जब मैं वो पढ़ता था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने कितने कितने साल जेल गए थे, और उनके सामने तो कोई, मेरे तो सामने कम से कम ये है चलो 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में बाहर आ जाऊं। उनके सामने तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, कोई आशा ही नहीं थी। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है कि आप वापस मुझे जा रहे अभी हैं? कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। मैं भी ये समझता हूँ कि ये सब जो हो रहा है मेरे साथ, ये उस संघर्ष का हिस्सा है। और मैं समझता हूँ कि देश को बचाने के लिए जो ये प्रयास है, उसी प्रयास का हिस्सा है जो कि मैं जेल में हूँ। जी, आपने अपने चुनावी भाषणों में ये भी कहा है कुछ दिन पहले कि अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है तो आप जून 4 को आप वापस बाहर निकल के आ जाएंगे जेल से। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि इसका मतलब तो एक तरह से ये जुडिशरी की तौहीन भी है कि जुडिशरी इज़ नॉट पैरामाउंट बट द पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल बॉसेस आर पैरामाउंट, कि वो आपको छुड़वा देंगे। ये कैसे आप ने कह दिया? ये जुडिशरी पे बहुत प्रेशर है। मैं सब अच्छे जज भी हैं, कमज़ोर जज भी हैं, लेकिन जुडिशरी पे बहुत प्रेशर है। सब लोग जानते हैं कि कितने प्रेशर में काम कर रही है जुडिशरी। तो मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, उन दोनों के पास मैसेजेस गए हैं जेल में कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम्हारी बेल करा देंगे। कौन करा देगा बेल? कैसे करा देगा बेल? तो आपका कहने का मतलब है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार आती है तो वो भी प्रेशर डालेंगे जुडिशरी पे? नहीं, हम कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनके ऊपर से प्रेशर उठ जाएगा तो न्याय होना चालू हो जाएगा। जी, एक ये भी बात है कि इंडिया ब्लॉक ने कोई पीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया, और ये जो इलेक्शन जो है ये एक तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर्म में लड़ा जा रहा है। मोदी जी उनका फेस हैं। तो अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है
तो कौन बनेगा पीएम? ये देश बचाने का चुनाव है। इस वक्त हमारे को देश को तानाशाही से बचाना है। ये डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे अगर दोबारा आ गए तो। चुनाव नहीं होंगे, और चुनाव होंगे भी तो ये जैसे रशिया में क्या किया, पुतिन साहब ने सारे विपक्ष को या तो जेल में डाल दिया या मरवा दिया, और फिर चुनाव कराए। 87% वोट मिल गए। बांग्लादेश में शेख हसीना ने सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया, जीत गई। पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी पार्टी छीन ली, उसका सिंबल छीन लिया, जीत गए। ये भी यही करेंगे। आम आदमी पार्टी को जेल में डाल देंगे, ममता बनर्जी को जेल में डाल देंगे, कोई नहीं बचने वाला। लिखवा लो मेरे से, अगर ये जीत गए तो सारे जेल में होंगे। उसके बाद ये चुनाव कराएंगे और उसके बाद ये जीतते जाएंगे। इससे, तानाशाही से, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी को बचाना है, देश को बचाना है। इस वक्त हमारे सामने, सबके सामने यही है। ये किसी को नहीं छोड़ने वाले। कौन फेस होगा कौन नहीं होगा, इसको 4 जून के बाद डिसाइड कर लेंगे बैठ के। आपको राहुल गांधी स्वीकृत होंगे अगर वो पीएम बनना चाहेंगे तो? अभी ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। एक ओपिनियन चाह रहा हूँ। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जब बैठेंगे तब डिस्कस करेंगे। थोड़ा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। आप बनना चाहेंगे पीएम? मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। आपका कोई इंटेंशन नहीं है पीएम बनने का? मेरा कोई इंटेंशन। यू आर हैप्पी टू बी हम बहुत छोटी सी पार्टी हैं, 22 सीटों पे लड़ रहे हैं। जी। आपने कहा कि पार्टी छोटी सी है, असेंबली इलेक्शंस होंगे इसके बाद में, तो आप पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। पंजाब के अलावा आप कौन कौन से राज्यों में फोकस करना चाहेंगे? कई राज्यों में जाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त तो सोचने का भी टाइम नहीं है। आप देख रहे होगे मेरा शेड्यूल। कल मैं सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां से जमशेदपुर चला गया। जमशेदपुर से लौटते ही सीधा मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में गया, और रात को 10 बजे में, जैसे चुनाव प्रचार में 10 वहीं बज गए, वहाँ पे 10 बजे रोकने का होता है, रुक के तो करेंगे। उसके बाद एक बार 4 जून हो जाए, चुनाव बीत जाए, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे पार्टी कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे काफ़ी चर्चा हुई थी कुछ हफ्तों पहले, लेकिन इस चुनाव में ये कुछ ज़्यादा दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा। तो क्या वजह है, कि आपको क्या लगता है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आज़ाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है, और ये एक स्कैम नहीं है, इसमें हजारों स्कैम है। हर डोनेशन, लगभग हर डोनेशन, कुछ को छोड़ दें तो लगभग हर डोनेशन जो बीजेपी को गया है, वो किसी फेवर के बदले में गया है, क्विड प्रो को है। या तो किसी को ठेका मिला या काम मिला और उसने यहाँ पे डोनेशन दे दिया पार्टी को, और या फिर बेल मिली और उसने डोनेशन दे दिया। तो ऐसे आरोप लगते हैं। तो ये सारे आरोपों की जांच तो होनी चाहिए। तो अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इस घोटाले की जांच की जाएगी। अच्छा, हाल ही में पीएम मोदी जी ने अपने एक रैली में कहा था कि ये पॉइंट आउट किया था कि जब आप आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो उसका जो फाउंडेशन था वो इट वाज अटैक ऑन द करप्शन ऑफ कांग्रेस, ऑल द स्कैम्स इन द कांग्रेस। और अब आप उनके साथ, कांग्रेस के साथ आपने गठबंधन किया है दिल्ली में, तो ये, और वो मोदी जी कह रहे थे कि ये इट इज़ द टू करप्ट पार्टीज आर बीइंग कवर फॉर ईच अदर। वो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? मोदी जी करप्शन की बात ना ही करें तो अच्छा है, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। देश के सारे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, और अब वो दूसरों को करप्ट बोल रहे हैं। सिर्फ इतना ही आपका जवाब? और क्या जवाब दूं उनका? नहीं, आपको क्यों लगता नहीं है कि आप कांग्रेस के साथ हैं? इस वक्त देश को बचाने के लिए जो भी करने की जरूरत है हम करेंगे। ईडी ने आपके अलावा और आपके साथियों के अलावा आपकी पार्टी को भी एक्यूज बना दिया है। नाउ टू मी इट सीम्स लाइक एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कि मान लीजिए कि आपकी पार्टी भी आरोपी बन जाती है और उसमें केस लगता है और अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं, तो पार्टी का तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे। तो यही तो करना चाहते हैं मोदी जी। शुरुआत हमसे हुई है, अभी देखना सारी पार्टियों को एक्यूज्ड बनाएंगे कहीं ना कहीं, सबके अकाउंट फ्री। कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज हो गया, अब हमारे अकाउंट फ्रीज करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर की पार्टी देश में बीजेपी है, सेकंड नंबर की कांग्रेस है, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया, थर्ड नंबर की आप है, उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। नहीं तो आप फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? आप हाउ विल यू कीप द पार्टी? आपको, मेरे को, सबको मिलके देश बचाना है ना। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश बचाना है ना, तो सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके खिलाफ। पिछले दिनों आपके ही एमपी स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए
आपके खिलाफ भी लगाए थे, वो उसका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपके जो पीए हैं उनके ऊपर लगाए। तो वो हुआ क्या उस दिन? किसी को कुछ पता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आर कमिंग आउट। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट? अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूँगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। बट फैक्ट्स मैं तो बता उम्मीद सकते हैं। करता हूँ कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। राघव चड्ढा जी आपके बहुत ही वेल नोन एमपी हैं। वो पर्सनल रीज़न से इंग्लैंड में थे, अपनी इलाज करवा रहे थे, चिकित्सा करवा रहे थे, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल मिसिंग है पूरे कैंपेन में। आ गए थे वहाँ पे साउथ दिल्ली में, भाषण दिया उन्होंने। ठीक है। और आपके जो दूसरे जो एमपीज हैं, जैसे हरभजन सिंह हो गए, उन्होंने भी कोई आपके सपोर्ट में कुछ नहीं कहा है अभी तक, ऑपोजिशन में भी नहीं कहा है, लेकिन सपोर्ट में भी नहीं कहा है। तो इससे चिंता आपको मेरे लगती को है? क्या चिंता है, मतलब ये आपके मुद्दे MP हैं। ये मुद्दे ही नहीं है। बीजेपी के पास ये चुनाव जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा कि मतलब ये मुद्दे हैं, इस पे चुनाव जीतना चाहते हैं वो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैं बताता हूँ। हाँ। जनता पता है क्यों नाराज है? जनता के घर का खर्चा नहीं चल रहा, बच्चों की फीस नहीं दी जा रही, 2 टाइम की रोटी नहीं आ पा रही, सब्जी नहीं खरीद पा रहे, दाल इतनी महंगी हो गई है, दूध इतना महंगा हो गया, घर में कोई बीमार हो जाए उसका बीमारी का इलाज का खर्चा नहीं है लोगों के पास, घर में बच्चे बैठे हैं, बच्चों के पास रोजगार नहीं है। और बीजेपी कहती है राघव चड्ढा लंदन से नहीं लौटे, और हरभजन सिंह ने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया, और स्वाति मालीवाल का केस हो गया। अब इसके जरिए बीजेपी, लोग इस बात से गुस्सा हैं कि हमारे को बेरोजगारी और महंगाई इतनी हो गई और प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि महंगाई हो गई, मैं ऐसे महंगाई दूर कर दूंगा तुम्हारी। प्रधानमंत्री के मुंह से एक बार नहीं निकला कि बेरोजगारी हो गई, बेरोजगारी दूर कर दूंगा तुम्हारी। प्रधानमंत्री किन चीजों पे चुनाव लड़ रहे हैं? बंबई जाते हैं, कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है। बंबई जाते हैं, कहते हैं उद्धव ठाकरे अपने पिताजी की नकली संतान है। इस पे चुनाव लड़ेंगे? इससे लोगों का भला होगा? इससे लोगों को समाधान मिलेगा? लोग प्रधानमंत्री को देखते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, लोग तो गाली देते, प्रधानमंत्री जी तो गाली देते घूम रहे हैं लोगों को, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आ गया तो तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेगा। ये क्या है? ये मुद्दे हैं। अभी हाल ही में आपने 10 गारंटियों की बात की, उसमें फ्री एजुकेशन है, हेल्थ सर्विसेज है, और आपने कहा है कि ये अगर इंडिया ब्लॉक आती है तो ये आप 10 गारंटीज पूरी करेंगे। लेकिन इसके बारे में आपने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ इस पे डिस्कशन हुई है? मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी को भी इसमें मतभेद होना नहीं चाहिए। बेसिक चीज़ें मैं कह रहा हूँ, हर गांव में एक अच्छा सरकारी स्कूल बनाएंगे, इतना शानदार बनाएंगे कि प्राइवेट से भी अच्छा होगा, जहाँ पे उस इलाके के हर बच्चे को अच्छी और फ्री शिक्षा मिलेगी। होना ही चाहिए, दिल्ली में जैसे किया है। देश में हर जगह, हर गांव में, हर मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला अस्पताल बिल्कुल बहुत अच्छा शानदार होगा, जिसमें सारी सुविधा। इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त किया जाएगा, सारी दवाइयाँ सब मुफ्त। होना ही चाहिए, कौन मना करेगा? इस देश में हर घर को 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, और गरीबों को फ्री बिजली देंगे। होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर सकता। चाइना ने और पाकिस्तान ने जो हमारी ज़मीनों पे कब्जा किया है, और जो मौजूदा मोदी सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, उस ज़मीन को हम वापस छुड़ाएंगे। क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? आपको क्या लगता है कि चाइना ने कब्जा किया और हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है? हमारी सरकार मानने को भी तैयार नहीं है कि कब्जा किया है, जबकि सैटेलाइट के पिक्चर्स दिखाती हैं कि कब्जा कर रहे हैं और अंदर आते जा रहे हैं। क्योंकि मौजूदा सरकार के दोस्तों का चाइना में इन्वेस्टमेंट है, उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं। अगर वो चाइना को आंख दिखाते हैं तो उनके बिजनेस इंटरेस्ट्स अफेक्ट होंगे। इसीलिए हमारी सरकार कमज़ोर पड़ी हुई है। ना हम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में चाइना को वो कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने दोस्तों को बचाना है, दोस्तों के बिजनेस को बचाना है, और ना हम अपनी सेना को खुला हाथ दे रहे हैं, खुली छूट दे रहे हैं कि भाई करो, वो भी नहीं कर पा रहे। चाइना पिछले 10 साल में हमारे देश के अंदर धीरे धीरे कई इलाकों के अंदर घुस गया।
उसके बावजूद भी हमारा आज चाइना इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर विद इंडिया फॉर द लास्ट 2 years। इसके पहले यूएस था। पिछले 2 साल में चाइना के साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है। व्यापार को कम करने की बजाय, चाइना को आंख दिखाने की बजाय कि भाई अगर तुम ठीक नहीं करोगे तो व्यापार खत्म कर देंगे, व्यापार भी बढ़ाते जा रहे हैं, उसको इनाम दे रहे हैं। चाइना हमारी जमीन पे कब्जा करता जा रहा है और हम चाइना को इनाम दे रहे हैं कि और व्यापार लो, और व्यापार लो। ये क्या चल रहा है? ये बंद करेंगे। हमारा चाइना के साथ जो रिश्ता होगा वो सबसे प्राइम जो होगा वो सिक्योरिटी और हमारा जो इन बॉर्डर कंसर्न्स हैं उनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद ट्रेड की बात करेंगे। इस पे एक सवाल है, आपने कहा कि सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाता है कि चाइना अंदर आ गई, लेकिन हमको अपने सरकार में कुछ तो बिलीव रखना चाहिए। कैसे बिलीव करें अगर सरकार झूठ बोल रही है? तो कैसे बिलीव, अंधविश्वास करें हमारी सरकार के ऊपर? फिर तो एक ही चारा बचता है कि सरकार को वोटिंग के टाइम पे निकाल के बाहर करो और नई सरकार लेके आओ जो सच बोले, जो ईमानदारी के साथ काम करे। एक आपका पर्सनल जर्नी के ऊपर सवाल है। यू स्टार्टेड ऑफ एज एन एक्टिविस्ट, आपने एनजीओ चलाया, उसके पहले ब्यूरोक्रेट थे, फिर उसके बाद में राजनीति में आए, लेकिन राजनीति भी आपकी बहुत ही अलग थी और अब आप माने जाते हैं कंज्यूमेट पॉलिटिशियन, मतलब मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं। तो ये जो ट्रांजिशन है इसके बारे में बताइए, आप कैसे कैसे फेजेस में आपने अपने आप को बदला? जिस भी रोल में रहो बेस्ट रहो। तो अब पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का ही रोल अदा करेंगे। आगे क्या, कितना आगे तक जाना चाहेंगे? मेरा मकसद है देश सुधारना। दिल्ली के अंदर हमने जो काम किए, आज देश की जनता हमें क्यों पसंद करती है? पंजाब में हमें क्यों जीत मिली? हमारे कामों की वजह से। दिल्ली के हमारे काम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, खड़ंजे, इसकी वजह से हमें सब लोग पसंद करते हैं। ये कामों की महक जो है वो पूरे देश में फैल गई है। इसीलिए हमें पंजाब में सफलता मिली, इसीलिए हमें इतना बड़ा वोट शेयर मिला गुजरात के अंदर, गोवा के अंदर, केवल हमारे कामों की वजह से। हमारे कामों से डरते हैं ये लोग। जो काम हम कर रहे हैं वो काम वो कर ही नहीं सकते, उनके बस की बात नहीं है। एक आरोप आप पे ये भी, आपकी पार्टी पे ये भी लगाया गया कि पंजाब में आपकी सरकार है, वहाँ पे खालिस्तानियों को कुछ कंट्रोल में नहीं रखा गया और शायद कुछ वो भी है, आपकी कुछ फंडिंग है। प्रधानमंत्री जी ने पंजाब चुनाव के पहले, पंजाब का 2022 में फरवरी में चुनाव हुआ था, डेट मुझे याद नहीं है, उस चुनाव के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने अबोहर में रैली की। उस रैली में याद है क्या बोला था? केजरीवाल देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये यकीन करने वाली बात है? आप बताओ। केजरीवाल देश के टुकड़े करके खालिस्तान बनाना चाहता है और खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगा। तो मतलब वो कुछ भी फेंक देते हैं, खालिस्तानी है, खालिस्तान से फंड आ रहे हैं, ये है वो है। मतलब आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए कुछ भी सरफिरे आरोप लगा देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, शराब घोटाला ये वैसा ही है, सारे आरोप हमारे ऊपर वैसे ही हैं। झूठे आरोप लगा लगा के ये हमें जेल भेजेंगे, हमारे अकाउंट सीज करेंगे। मैं इनको कहता हूँ फांसी पे चढ़ा दो केजरीवाल को। अगर आपको फांसी पे चढ़ाने से आप सोचते हो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी अब पार्टी नहीं है, एक विचार है। एक केजरीवाल मरेगा, 100 केजरीवाल पैदा हो जाएंगे। आपके 2 बच्चे हैं, उन पे क्या बीत रही है कि जब पता है कि पापा जेल जाने वाले हैं? उनको तो वो लगता है, वो सुनीता जी तो शी इज अ ब्रेव वुमन, शी इज स्ट्रांग, ब्रेव वुमन। बच्चे भी ब्रेव हो रहे हैं। जी। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, जून 4 को आपकी प्रेडिक्शन क्या है, बता दीजिए कि किस तरह के नंबर्स निकल के आएंगे? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन 300 की ओर जा रहा है। अपने दम पे इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलेगा और हम एक अच्छी और स्थिर सरकार देंगे। अरविंद केजरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।